गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज से हम लोग अपना एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। मैं कहूंगा कि आपको सभी बुकों के तहत जो है क्या है कि क्वेश्चन कराए जाएंगे। मीन्स बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके जीआईसी में भी काम आएंगे, नेट में भी काम आएंगे, एलटी जीआईसी में भी काम आएंगे और टीटी पीटी में भी काम आएंगे। सभी एग्जाम के तहत ये क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको डेली जो है 40 से 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मीन्स आपको अगर देखा जाए तो 1200 क्वेश्चन आपको पर मंथ मिलने वाला है। तो इसके तहत हम लोग जो है एक एक क्वेश्चनों को अपना अच्छे से देखते हैं और पूर्ण रूप से हम कहेंगे कि हमारी एक बेहतरीन तैयारी होगी और तैयारी हमारी ऐसी होगी कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो इस तरीके से आइए हम लोग का जो भी पैटर्न है अपने क्वेश्चनों का उसको देखते हैं। आज जो एग्जाम का प्रोसेस है, एग्जाम आते आते आपको हम इतना क्वेश्चन करा डालेंगे, इतना क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन रट भी जाएंगे और आपका अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को आप बेहतरीन ढंग से जो है समझेंगे, देखेंगे और इसे याद भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होम साइंस में दोनों चीजें आपको करनी है। क्वेश्चनों को रटना भी है और समझना भी है। तो जहां समझने की बात आती है वहां तो हम समझाते ही हैं, लेकिन जहां रटने की बात है उसे आपको रटना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपने एक से एक क्वेश्चनों को। आइए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, टेम्परेचर देखना है कि कितने टेम्परेचर पर हमारा लॉन्ग टाइम के लिए, चाहे वो दूध हो या अंडा हो, जो है हम लोग उसको जो है सेफ रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। मीन्स वो खराब नहीं हो पाएगा, मीन्स उसकी लाइफ जो है क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। तो इस तरीके का हम कहेंगे कि कौन सा हमारा ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है जो हमारे दूध और अंडे का जीवन काल बढ़ा सकता है, जो है मीन जो जल्दी ही खराब होते हैं। जैसे हमारा अंडा एक हफ्ते में खराब होता है और दूध हमारा 5 से 6 घंटे में खराब होता है। तो 5 से 6 दिन और 5 से 6 घंटे में खराब होने वाले हमारे ये भोज्य पदार्थ हैं, जिनको हम लोग ज्यादा टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। वो टेम्परेचर हमारा कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इसे हमें रखना पड़ेगा। वो टेम्परेचर हमारा 30 से ले 35 से लेके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कौन से रहे कि हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना है, न कि डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर के हम लोग के मापक 3 होते हैं। ये तो डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक केल्विन होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये फ़ारेनहाइट की बातें हैं कि 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम अपने दूध और अंडे को काफी समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। मीन्स वो खराब नहीं होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध विकारीय खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अर्ध विकारीय मीन्स हम कहेंगे खाद्य पदार्थों को हम लोग नश्वरता के आधार पर, नष्ट होने के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट रखे हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एक हमारा जो नष्ट नहीं होता वो अविकारी होता है, और जो नष्ट होता है, जल्दी नष्ट होता है, उसे विकारी कहते हैं। जो दोनों के बीच में आता है उसे हम लोग अर्ध विकारी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा कि हमारा क्या होगा, निखिल में कौन सा अर्ध अर्ध विकारी खाद्य पदार्थ है। तो देखिए अर्ध विकारी खाद्य पदार्थ में हम लोग कहेंगे कि हमें देखिए यहाँ से मिल रहा दूध और दूध से बने पदार्थ। दूध और दूध से बने पदार्थ हमारे क्या होते हैं, अर्ध विकारी होते हैं। जबकि हम कहें कि दाल व सब्जी, मैदा और बेसन, घी और चीनी, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए घी और चीनी ये हमारे हम कहेंगे अविकारी होता है। क्या होता है, अविकारी होता है, अविकारी होता है, ये अविकारी होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये अविकारी होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा देखिए जैसे मैदा हो गया और बेसन हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो, दाल व सब्जी हो गई। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये मैदा भी हमारा अविकारी, और हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए दाल व सब्जी भी हमारी क्या होती है, अविकारी। तो सब्जियों का हम लोग जो मेजर सब्जी होती है जैसे आलू, प्याज, अदरक, इन सभी की बातों को लेकर के चलते हैं। ये जल्दी हमारे खराब नहीं होते, लेकिन ये अर्ध विकारी में हमें मिलता है दूध और दूध से बने उत्पाद। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मिल रहा निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ एक समय में अधिक मात्रा में खरीदा जा सकता है, मीन्स अविकारी।
जो हमारे अविकारीय भोज्य पदार्थ होंगे उनको जो है खाद्य पदार्थ एक समय में अधिक मात्रा में खरीदा जा सकता है। मीन्स हम कहेंगे कि ये भोज्य पदार्थ हमारा अविकारी होगा। अविकारी अविकारी भोज्य पदार्थ, ये अविकारीय भोज्य पदार्थ हैं। अब इतने से आप समझ गए होंगे कि ये जल्दी खराब नहीं होंगे। अविकारी खाद्य पदार्थ, विकारी खाद्य पदार्थ, अर्धविकारी खाद्य पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं कि अविकारी, क्या बोलेंगे, अविकारी खाद्य पदार्थ। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आप ऐसे कह सकते होंगे गेहूं हो गया, चावल हो गया, गेहूं है, चावल है, हम कहेंगे चीनी है। ये सभी हमारे क्या होंगे, अविकारी खाद्य पदार्थ होंगे। तो इस तरीके से हमें तीसरे का ऑप्शनल मिला ए। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अचारों को किस प्रकार के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। मीन्स पिकल्स को हम लोग किस प्रकार के बर्तन में रखें जिससे कि वो खराब ना हो और हम कहेंगे उसका टेस्ट भी बना रहे और टेस्ट में बढ़ोतरी भी हो जाए। तो इस तरीके के लिए हम लोग कहेंगे चीनी मिट्टी के बर्तन, क्या कहेंगे हम लोग, चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारे अचार लॉन्ग टाइम तक क्या होंगे, संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे और हम कहेंगे कि इनके स्वाद भी क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, करा एफपीओ का चिन्ह लगाया जाता है। एफपीओ आप समझ गए होंगे कि एफपीओ का चिन्ह किस पर लगाया जाता है, एफपीओ। तो देखिए फूड प्रियोरिटी से ऑर्गेन से हमारा है ये। तो सभी प्रकार के आम के पदार्थों पर, आम के पदार्थों पर, सभी प्रकार के जैम पर, सभी प्रकार के फलों के उत्पाद पर या सभी प्रकार के अचारों पर। तो हम लोग क्या कहेंगे, एफपीओ का जो हमारा लेबल होता है वो लेबल हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे फ्रूट्स प्रोडक्ट होंगे, फ्रूट या फ्रूट प्रोडक्ट्स होंगे, उन सभी पर जो है मीन्स ऑप्शन हमारा सी लगेगा। मीन्स आम के पदार्थों पर नहीं लगेगा, जैम पर भी नहीं, हम कहेंगे सभी प्रकार के फलों के उत्पाद पर जो है एफपीओ का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठे क्वेश्चन में आइए, करा निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व भोज्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर हमारे चार ऑप्शनल दिए गए हैं। इन चार पदार्थों ऑप्शनलों में से हम कहेंगे तीन हमारे भोज्य पदार्थ के वर्ग में आएंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शनल है जो भोज्य पदार्थ के वर्ग में नहीं आएगा। तो भोज्य पदार्थ के वर्ग में कौन नहीं आएगा, फल, शहद, सोयाबीन, सैकरीन। हम कहेंगे सैकरीन, ये मिठास कारक होता है। क्या होता है, मिठास, ये मिठास कारक होता है, ये मिठास कारक होता है। हम कहेंगे चीनी का जो है 1000 गुना क्या होता है, ये मीठा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां क्वेश्चन। देखिए, सील करने के बाद बीज संक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को डाला जाता है। हम लोग कहेंगे कि हमारा जो भी कैनिन फूड प्रोसेसिंग का प्रोसेस आता है कि डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, मीन्स जो भी हमारे भोज्य पदार्थों को डिब्बा में भर करके कैनिन करके हम लोग संरक्षित करते हैं। तो डिब्बा में भरने के बाद उस बॉटल को, सी पैक भोज्य पदार्थ को जो है हम लोग देखिए डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, हम कहेंगे अमल में, गर्म नमक के घोल में, ठंडे जल में या गर्म जल में। तो हम लोग कहेंगे कि इसे डिब्बों को गर्म जल में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, गर्म जल में डाल करके इसे निकाल करके संरक्षित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन हम लोग का देखिए, कैरेमलाइजेशन, कैरेमाइलाइजेशन, देखिए कैरेमलाइजेशन, जेशन हमारा जेशन होता है, कैरेमलाइजेशन, कैरेमलाइजेशन, कैरेमलाइजेशन एक हमारा प्रक्रिया होती है। एक कैरेमलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है कैरेमलाइजेशन द्वारा, भोजन के छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है, मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाया जाता है,
चीनी को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है जब तक कि तेज भूरे रंग का न हो जाए। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। मीन्स हम लोग कहेंगे चीनी को हम लोग क्या करेंगे, इसका घोल बनाएंगे और इसे हम लोग क्या करेंगे, हॉट करेंगे, बॉयल करेंगे और तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो ब्राउन कलर में इसका आना ही कैरेमलाइजेशन प्रक्रिया बोली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए दूध से दही बनना उदाहरण है। दूध से दही बनने में हम कहेंगे कौन सी प्रक्रिया होती है, हिमीभूतीकरण होता है या खमीरीकरण होता है या निर्जलीकरण होता है, इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे किस प्रक्रिया द्वारा हमारा दूध से दही बनती है, तो हम कहेंगे दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कहा जाता है जो है। यहाँ देखिए डिहाइड्रेशन है हमारा निर्जलीकरण। मीन्स हम इसे क्या करते हैं, जो है दूध को हॉट करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करके वेपराइजेशन प्रक्रिया द्वारा, भाप द्वारा इसके जल को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब बाहर काफी जल हमारा बाहर निकल जाता है तो दूध में हमारे ज्यादातर फैट्स और हम लोग कहेंगे केसिन प्रोटीन बच जाती है। इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे सिट्रस एसिड का प्रयोग करके दूध को दही में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, चावल को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। हम कहेंगे कि राइस को हमें जो है मौत से बचाना है। राइस को, चावल को कीड़ों से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है। हम कहेंगे पिसा धनिया और हल्दी, हल्दी और नमक, पीसी हुई मिर्च व धनिया, नमक और पीसी मिर्च। तो हम लोग कहेंगे कि अपने चावल को कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे, नमक और पीसी मिर्च का। ग्राइंडिंग हमारे जो है पेपर होंगे और सॉल्ट होगा। इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने चावल को जो है कीड़ों द्वारा बचाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखिए, करा हरी पत्तेदार सब्जियों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। हम लोग कहेंगे किस प्रकार हम लोग अपने हरी पत्तेदार सब्जियों को सुरक्षित रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को मालूम है कि किसके द्वारा हम लोग सुरक्षित रखेंगे इसको। हम लोग कहेंगे प्लास्टिक की थैली में रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, या बारीक या गीला कपड़ा, बारीक गीला कपड़ा का प्रयोग करेंगे, या प्लास्टिक के जार का प्रयोग करेंगे, या अखबार का कागज प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे हरी पत्तेदार सब्जियों को सुरक्षित रखना है तो हम लोग कहें सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के जार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग प्लास्टिक के जार का प्रयोग करते हैं। इस जार में हरी पत्तेदार सब्जियों को रख करके हम लोग इस ज्यादा समय तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12th क्वेश्चन। देखिए बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है। मीन्स हम कहेंगे कि बैक्टीरिया ज्यादातर हमारे भोज्य पदार्थों को जो है फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा, मीन्स किण्वन प्रक्रिया द्वारा या खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि इस बैक्टीरिया को न्यूट्रल बना देना, उदासीन बना देना, मीन्स इसकी क्रियाशीलता को समाप्त कर देना है। मीन्स ये अपना कोई कार्य न कर सके, मीन्स निष्क्रिय हो सके। तो उसके लिए कितना तापमान हमको चाहिए, हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है। हम कहेंगे कि जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए, बोला आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है। तो आहार भंडार मीन्स भोज्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आहार भंडार की संपत्ति सूची, ये देखिए आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है, लेजर में, या हम कहेंगे भंडार पंजी में, या कैश बुक में, या पत्रिका का। तो हम कहेंगे कि सीधे हमारा आहार भंडारण की बातें हैं तो भंडार पंजीकृत में रखा जाता है। किस में रखेंगे हम लोग, भंडार पंजीकृत में रखेंगे। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंडे के छिलके की संरक्षक आवरण निम्न है।
मीन्स अंडे की खोल, जो अंडे की वाह खोल होती है, उस वाह खोल को जिसे हम लोग छील करके फेंक देते हैं, सफेद रंग की होती है, उसका क्या नाम है? हम लोग कहेंगे अंडे की खोल का हमको नाम जानना है, तो उसका क्या नाम होगा? पेरिकार्प। यहाँ पर देखिए पेरिकार्प, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरिकार्प कहेंगे, या हम कहेंगे रेनिन कहेंगे, या क्यूटिकल कहेंगे, या एपीमाइसिन कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इसे अंडे के छिलके की संरक्षक आवरण को, झिल्ली को पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जो छिलका होता है हमारा अंडे के छिलके की संरक्षक आवरण निम्न है। मीन्स अंडे के जो हम लोग सफेद खोल को उतारते हैं जो है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा मालूम हो गया कि अंडे के छिलके की संरक्षक आवरण जो है, झिल्ली क्या बोली जाती है? पेरिकार्प बोली जाती है। आइए, लौंग के सक्रिय भाग निम्न हैं। हम लोग कहते हैं कि लौंग का जो एक्टिव फॉर्म होता है, जो हमारे शरीर में जो है क्या करता है, जो है क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसका सक्रिय भाग कौन सा होता है? एलिसिन होगा, यूजिनोल होगा, या करक्यूमिन होगा, या थियोफलेविन होगा। तो हम लोग कहेंगे कि लौंग का सक्रिय भाग हमारा यूजिनोल होता है। क्या होता है? यूजिनोल। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 15वां का ऑप्शन हमारा क्या मिलता है? बी मिलता है। इसे आपको याद करना पड़ेगा, यूजिनोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, करा संग्रहार माल तालिका निम्न में दर्ज की जाती है। किसमें ये हमारी दर्ज की जाती है? संग्रहागार माल तालिका किसमें हमें जो है नामित की जाती है? जनरल बुक, कैश बुक, लेजर बुक, पिन कोड। तो हम लोग को मालूम है लेजर में की जाती है, लेजर। तो देखिए संग्रहागार माल तालिका निम्न में हम कहेंगे तालिका लेजर में दर्ज की जाती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग को मालूम है कि हमारा काफी इजी क्वेश्चन है। अनानास का हम लोग कहेंगे लीफ लिया जाता है। क्या लेते हैं हम लोग? पत्ता। पत्ते से हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखिए, करा आज का रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है। तो ये निम्न हम कहेंगे कौन सा अवरोधी पदार्थ हमारा रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे कि क्या फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है, या माइका का, या एस्बेस्टस शीट का, या पॉलीयूरिथेन फोम का। तो हम लोग कहेंगे कि अवरोधी पदार्थ हमारा किसका होगा? पॉलीयूरिथेन फॉर्म का होता है। पॉलीयूरिथेन फॉर्म का हमारा क्या होता है? हम कहेंगे कि ये हमारा पदार्थ होता है जो रेफ्रिजरेटर में अवरोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, परिरक्षक मीन्स प्रिजर्वेटिव जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है। रंगीन फल का हम क्या करते हैं? रंगीन फल स्क्वैश में क्या हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारा जो है संरक्षित रहता है, या हम कहेंगे सुरक्षित रहता है। हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित है, प्राथमिक स्कूल में दिया जाने वाला मिड डे भोजन ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मिड डे मील भोजन? जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हमारा जो मिड डे मील का भोजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पौष्टिक रूप से तैयार किया गया भोजन हो, या खाने के लिए तैयार भोजन हो, या फिंगर फूड हो, या गर्म पका हुआ खाना हो। तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होता है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, करा सब्जी डाइस्ड प्राइसिंग इन खान पान प्रबंधों में प्रयोग की जाती है। हम कहेंगे कौन सी प्रक्रिया खान पान के प्रबंध में प्रयोग की जाती है? तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि फास्ट फूड इकाई
एयर कैटरिंग या औद्योगिक कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट, तो हम लोग कहेंगे औद्योगिक कैफेटेरिया। औद्योगिक कैफेटेरिया का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ करते हैं, खान पान के प्रबंध में करते हैं। आइए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में पाए जाने वाले तत्वों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है, ब्रैकेट में दे रखा है और वही का मतलब आप समझते होंगे। हम लोग कहेंगे और वही का मतलब क्या होगा, घटते हुए क्रम में। और वही का मतलब होता है घटते हुए हुए घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो देखिए घटते हुए क्रम की प्रक्रियाएं हमारी है, मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे कि एलिमेंट्स की बात है। मीन्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई हमारी ग्लूकोज होती है। आपको मालूम है कि सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। यहाँ से हम देखेंगे C6H12O6 होता है। तो हमें मालूम हो गया कि ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई जो है C6H12O6 होती है, जिसमें हम कहेंगे कि सबसे अधिक तो हाइड्रोजन हो गया। सबसे अधिक क्या मिला हमको, हाइड्रोजन मिला। लेकिन दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि कार्बन भी 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है। तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा, कार्बन हाइड्रोजन दोनों 6 की संख्या में है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन पहला तो होगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन होता ही नहीं है। दूसरा हम कहेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तो हमारा होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन लगा हुआ है। तीन ही तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए हमें समझ में आ रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा। सीधी सी बात है कि हमारा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन हमारा बी सही होता है कि हाइड्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन। मीन्स ऑप्शन हमारा बी सही होता है। हम कहेंगे कि ये अंतर हम लोग को जानना जरूरी है। हम लोग कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक संख्या हाइड्रोजन की होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है, जबकि तीसरे नंबर पर कार्बन आता है। अगर जस्ट बातें हम प्रोटीन की करते हैं तो हम कहेंगे प्रोटीन में हमारा क्या होगा, हम कहेंगे वहां पर कार्बन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद कार्बन के बाद हमें क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, फिर हाइड्रोजन आता है। तो इस तरीके से जस्ट उल्टा होता है, कार्बन वहां सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है और फिर तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन आता है और चौथे नंबर पर नाइट्रोजन आता है। तो इस तरीके से अगर प्रोटीन की बातें की जाए तो प्रोटीन में हम कहें कार्बन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो देखिए ये प्रोटीन का प्रोसेस होता है। में सबसे अधिक प्रोटीन में कार्बन्स होते हैं और सबसे कम हम लोग कहते हैं हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और गंधक होते हैं जो है। तो इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट का बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना इसको। ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर मिल रहा है कि प्रोटीन पदार्थों के संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता, कौन सा एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए आर्जिनिन, इसके बाद लाइसिन, लाइपेज, थियोनाइन। तो हम लोग को मालूम है कि लाइपेज ये हमारा हम कहेंगे कि एमिनो अम्ल नहीं होता है, ये एंजाइम होता है। क्या होता है, ये एंजाइम होता है। तो हम लोग को मालूम हो गया कि एंजाइम है, अमीनो एसिड ये नहीं है। तो इस तरीके से हमें मिला 23वां का ऑप्शन हमें सी मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों का और वही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है। अब प्रोटीन में हम कहेंगे कि पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनका घटता हुआ क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे घटता हुआ क्रम हमारा देखिए कौन सा आएगा। हम कहेंगे देखिए कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। फिर हम कहेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर।
लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑप्शन मिलता है बी, मीन्स कार्बन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रेटर देन सल्फर। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बन की होती है, जबकि कार्बोज में सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन की होती है। कार्बोज में सबसे कम मात्रा कार्बन की होती है, जबकि प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन की होती है। तो इस तरीके से हमारा 24वां का ऑप्शन सही होता है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए भारत में कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण क्या है, जो है हम कहेंगे मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण मीन्स मेल न्यूट्रिशन का मेजर हमारा फैक्टर क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत में कुपोषण की समस्या का प्रमुख कारण गरीबी, पिछड़ापन। हम कहेंगे गरीबी, पिछड़ापन। हम कहें रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास। हम कहेंगे सी में केवल ए, गरीबी और पिछड़ापन, और डी बोल रहा है ए और बी दोनों, गरीबी, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता था अंधविश्वास, डी ए और बी दोनों। तो हमें मालूम है, हम कहेंगे ए और बी दोनों, मीन्स अंधविश्वास भी गरीबी का मेजर कारण है। हम कहेंगे गरीबी भी है कुपोषण का, पिछड़ापन भी है और अंधविश्वास भी है। ये सभी हमारे क्या है, जो है कुपोषण के मेजर हमारे फैक्टर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? कुपोषण से संबंधित देखिए रक्ताल्पता, हम कहेंगे रक्ताल्पता, मैरास्मस, अस्थि विकृति, हैजा, इसमें से कुपोषण से संबंधित नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो भी बीमारियां हमारी दी गई हैं उसमें कौन सी बीमारी जो कुपोषण से संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे रक्ताल्पता, हम कहेंगे विटामिन की कमी से, जो किसी कमी से, मीन्स पोषक तत्वों की कमी से है। मैरास्मस रोग भी, ये भी है। अस्थि विकृति, ये भी है। हम कहेंगे हैजा, हैजा हमारा किसकी वजह से होता है, हम कहेंगे हैजा हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। मीन्स ये कुपोषण का कारक नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में बी वर्ग के विटामिनों की गर्भावस्था में गर्भिणी को विशेष रूप से आवश्यकता होती है, तो हम लोग कहेंगे किस विटामिन की। देखिए निम्नलिखित में बी विटामिन, यहाँ पर विटामिन बी वर्ग के विटामिन की गर्भावस्था में गर्भिणी को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। विशेष रूप से थायमिन की, राइबोफ्लेविन की, निकोटिनिक अम्ल की, डी हम कहेंगे ये सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडीज को इन तीनों का तीनों, ये सभी हमारे, हम लोग को मालूम है कि हमारा विटामिन बी1 है, ये विटामिन हमारा बी1 है, ये हमारा विटामिन बी2 है, या और ये हमारा विटामिन बी3 है, बी3। इन तीनों की हम लोग कहेंगे कि आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा सही होता है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए गर्भवती स्त्री के आहार में विटामिन ए की जरूरत निम्नलिखित कारणों से होती है। किन किन कारणों से होती है विटामिन ए की जो है जरूरत? हम लोग कहेंगे कि ये ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं। गर्भिणी स्त्री तथा भ्रूण की शारीरिक वृद्धि हेतु, शिशु के अस्थि पंजर को सुडौल बनाने के लिए। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो हम लोग कहेंगे पहला और दूसरा। क्या विटामिन ए हमारा ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं? हम कहेंगे नहीं, विटामिन ए का संबंध एनर्जी से होता ही नहीं है। विटामिन का संबंध एनर्जी से कभी नहीं होता। विटामिन का संबंध हमारे प्रोटेक्टर के रूप में होता है। मीन्स बॉडी के सुरक्षात्मक तत्व ये बोले जाते हैं, न कि एनर्जेटिक तत्व बोले जाते हैं। गर्भिणी शिशु था शारीरिक वृद्धि, हम कहेंगे शारीरिक वृद्धि में होगा, और लाइक दैट हम लोग कहेंगे अस्थि पंजर को सुडौल बनाने में होगा। मीन्स लाइक दैट हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होगा बी। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 29वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है?
सबसे अधिक प्रोटीन किस दूध में पाया जाता है? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। तो हम लोग क्या कहेंगे? सबसे अधिक प्रोटीन हमारी किस में पाई जाती है और सबसे कम प्रोटीन किस में पाई जाती है? हम कहेंगे सबसे अधिक हमारा प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, मीन्स हम कहेंगे बकरी के दूध में। बकरी के दूध में सबसे अधिक, माता के दूध में सबसे कम। कम सबसे कम प्रोटीन माता के दूध में होती है और सबसे अधिक प्रोटीन हम कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल बकरी के दूध में होती है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पशुओं के दूध में किसका दूध शिशुओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? मीन्स बकरी का दूध सर्वोत्तम होगा या गाय का दूध या भैंस का दूध या भेड़ का दूध? हम कहेंगे शिशुओं के लिए सर्वोत्तम दूध। शिशुओं के लिए सर्वोत्तम दूध हमारा किसका होगा? जानवर की बात करें तो गाय का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम दूध होता है। आइए इस तरीके से हम लोग अपना 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, रक्तहीनता मीन्स एनीमिया, स्कर्वी रोग, बेरी रोग आदि रोग दूर करने के लिए हमें करना चाहिए। ये हमें एक नहीं कई रोग हैं, एनीमिया भी है, स्कर्वी भी है और बेरी है। इन तीनों रोगों को दूर करने के लिए हमें खिली हुई धूप में रहना चाहिए, अत्यधिक पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, उपयुक्त पोषण युक्त भोजन लेना चाहिए, हम कहें सामान्य भोजन करना चाहिए। तो हमें क्या मालूम है, जो हम लोग कहें कि देखिए अत्यधिक पोषण तो नहीं लेंगे, हम लोग कहेंगे उपयुक्त पोषण युक्त भोजन। क्या लेंगे? हम लोग कहेंगे उपयुक्त पोषण युक्त अपना हम लोग क्या करेंगे? भोजन लेंगे, जिसमें उचित मात्रा में क्या हो? हमारे न्यूट्रिएंट हो, क्योंकि बीमारी का रीजन जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता ही होता है। तो इस तरह से कोई भी बीमारी अगर आती है तो हम कहेंगे उस बीमारी के आने का दो ही रीजन होगा, या तो न्यूट्रिएंट की कमी होगी या न्यूट्रिएंट की अधिकता होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रकार के भोज्य पदार्थ में किसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? मीन्स सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ क्या? जिसमें प्रोटीन अधिक हो, जिसमें कार्बोज अधिक हो, जिसमें विटामिन या खनिज अधिक हो। तो हम कहेंगे जिसमें सभी गुण विद्यमान हो। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 32वां क्वेश्चन हमारा सी और डी में आपको कंफ्यूज कराएगा, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, जिसमें सभी गुण विद्यमान हो। लाइक दैट सभी गुण से हमें लेना देना नहीं, हमें कहेंगे कि रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हमारा क्या होते हैं? हम कहते हैं विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मीन्स विटामिन और मिनरल ही हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं। लाइक दैट ऑप्शन हमारा मिलता है, सी सही होगा। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में पोटेशियम उपलब्ध रहता है? तो देखिए हम लोग को मालूम है कि हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का मेजर जो वर्क होता है वो हार्ट का होता है। हार्ट के हम कहेंगे क्रियाविधि को मीन्स हार्ट बीट को क्या करना? कंट्रोल करना और रेगुलेट करना जो है हमारा सोडियम और पोटेशियम का कार्य होता है। और उसमें भी हम लोग कहेंगे पोटेशियम मेजर होता है। हार्ट बीट के लिए हम लोग कहेंगे हार्ट बीट के लिए पोटेशियम प्रमुख तत्व होता है। प्रमुख तत्व होता है। लाइक दैट हम कहेंगे पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, मीन्स ये हमारा ये मेजर पहला पोजीशन इसका होता है, तो दूसरा पोजीशन हमारा ये होता है। ये पाया कहाँ जाता है? हम लोग कहेंगे कोशिका में। कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल में पाए जाते हैं, त्वचा में नहीं पाए जाते, ना ही ब्लड में पाए जाते और ना ही हड्डियों में पाए जाते। हम लोग कहेंगे कि पोटेशियम हमारे बॉडी के सेल्स, सभी सेल्स में पोटेशियम हमारे पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि अधिकांश भारतीयों के आहार में प्रोटीन, विटामिन तथा मिनरल खनिज लवणों की कमी होती है? इसका रीजन क्या है? क्या कारण है कि भारतीयों के आहार में प्रोटीन,
विटामिन और हम कहेंगे मिनरल्स की कमी होती है। गरीबी के कारण कम पोषण तथा भूख की कमी, प्रोटीन तथा सुरक्षात्मक भोज्य का महंगा होना, अज्ञानता और पोषण विज्ञान के बारे में जानकारी का अभाव होना, उपरोक्त सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे उपरोक्त सभी। देखिए सभी ये हमारे क्या है, जो है सभी कमी होती है, ये सभी रीजन है, क्या कारण है, तो क्या कारण है, ये सभी कारण है। गरीबी भी एक कारण है, पोषण तथा भूख की भी कमी भी कारण है, प्रोटीन तथा सुरक्षात्मक भोज्य का महंगा होना भी कारण है, अज्ञानता और पोषण विज्ञान के बारे में जानकारी का न होना भी कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस सब्जी में स्टार्च की मात्रा नहीं पाई जाती। यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है वेजिटेबल्स यहाँ पर दे रखा है, सब्जियां दे रखा है, तो कौन सी सब्जी है जिसमें स्टार्च पाया ही नहीं जाता। देखिए आलू में स्टार्च पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, हम कहेंगे आलू में तो अच्छा खासा स्टार्च पाया जाता है। प्याज, हम कहेंगे प्याज में नहीं पाया जाता, शकरकंदी में भी पाया जाता है, हम कहेंगे ऑप्शन हमारा मिलेगा बी। हम कहेंगे प्याज में हमारे स्टार्च पाया ही नहीं जाता है, केवल यही एक हमारा जो है वेजिटेबल्स है जिसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। बच्चों में होने वाले स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अब देखिए स्कर्वी रोग हम लोग कहेंगे इन्फेंटाइल हमारा स्कर्वी रोग, रक्त कम होना या अंगों में दर्द रहना, भार में कमी, बुखार, उल्टी, दस्त, हड्डियां कमजोर, उपरोक्त में कौन से कथन सही है। हमारा इसमें से कौन सा सही है, स्कर्वी रोग का हम कहेंगे प्रमुख लक्षण, प्रमुख लक्षण हमारा स्कर्वी रोग का कौन सा होगा, हम कहेंगे कि हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। लाइक दैट हम कहेंगे ये सभी। ऑप्शन हमारा मिलता है सही डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का हम लोग का 37। देखिए लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन क्या है, हम कहेंगे हमारा लैक्ट एल्बुमिन क्या है। गाय के दूध में पाए जाने वाली वसा है ये हमारी, या भैंस के दूध में पाए जाने वाली वसा है, या माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो सरलता से पचता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम कहेंगे कि माँ के दूध में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है हमारा, माँ के दूध में पाया जाने वाला ये हमारा प्रोटीन है जो सरलता से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 का, कौन से विटामिन की कमी से यकृत में उपलब्ध फोलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। फोलिक अम्ल हम लोग को मालूम है कि फोलिक एसिड की गोली आती है, फोलिक एसिड मीन्स हम कहेंगे विटामिन B9, विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम हम कहेंगे विटामिन B9 का हमारा रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। तो इसकी कमी का कारण क्या है, हम कहेंगे लीवर में उपलब्ध फोलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, या विटामिन B6 की कमी से, या विटामिन B2 की कमी से, या विटामिन B1 की कमी से। हम कहें विटामिन B9 कम होता है तो किसकी कमी से, हम कहेंगे राइबोफ्लाविन। देखिए विटामिन बी नहीं, ये मिस्टेक हुआ हम लोग का, ये हमारा मिस्टेक हम लोग कहेंगे मिस्टेक हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हम कहेंगे विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 आपका आंसर सही होता है सी, आंसर आपका सी सही होगा, जिसे हम जो राइबोफ्लाविन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें विटामिन B9 को कंट्रोल में रखना है, तो हमें B2 को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हम लोग को मालूम है एमिनो एसिड जो है, देखिए एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल कौन सा एमिनो अम्ल है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, क्या एलानिन होगा, ट्रिप्टोफैन होगा, लाइसिन होगा, या सिस्टीन होगा। हम लोग कहेंगे कि प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो हमारा एमिनो एसिड होगा, वो एमिनो एसिड हम लोग कहेंगे एनिमल्स में होगा। तो एनिमल से एमिनो एसिड कौन सा होगा, ट्रिप्टोफान, हम कहेंगे मांस में पाया जाता है। ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड किस में पाया जाएगा, ये हम लोग कहेंगे मांस में पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है? मांस में पाया। किसी का भी अगर मांस देखेंगे तो उस मांस में हमें मिलेगा ट्रिप्टोफैन। और जो हम कहेंगे कि जो मांस की प्रक्रिया हमारी होगी वो हम लोग कहेंगे चाहे वो एनिमल हो या बर्ड्स हो, तो हमें एनिमल या बर्ड्स के हम कहेंगे जो मसल्स होगा उसमें पाया जाता है ट्रिप्टोफैन, एमिनो एसिड। तो ये हमारा प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका श्योर आएगा, ध्यान देना इसको। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का एक प्रकार है? ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है। हम कहेंगे कि ये पिछले एग्जाम टीएसटी में क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसे आप देख सकते हैं, यूपी में क्वेश्चन आया हुआ है। हम कहेंगे हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन ग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का एक प्रकार है? तो हम लोग को मालूम है कि प्रोटीन हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हम लोग कहते हैं साधारण प्रोटीन, दूसरा हम लोग कहते हैं संयुक्त प्रोटीन, तीसरा कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा कौन सी प्रोटीन आएगी? हम कहेंगे हीमोग्लोबिन ऑलवेज यौगिक प्रोटीन, जिसे हम लोग संयुक्त प्रोटीन के नाम से जानते हैं। संयुक्त, देखिए यहाँ पर संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होती है वो हमारी क्या होती है? एक कनेक्टिव मीन्स संयुक्त प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से आज हम लोग का देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन से 40 क्वेश्चन मिले हैं। इस तरीके से 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपको पर डे मिलने वाले हैं, जो कि आपके यूजीसी में भी काम आएंगे, एलटी में भी काम आएंगे, हम कहेंगे टीएसटी और पीएचडी में भी काम आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने एमसी क्वेश्चनों को, एमसीक्यू क्वेश्चनों को पर डे इधर देखने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको हम सभी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर करा डालेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।